हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत भाग 2 से। एक कविता हमने पढ़ी प्रीवियस लेक्चर में, शाम एक किसान। तो यहाँ पर ये कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। इस कविता में उन्होंने प्रकृति के जो सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया है। उन्होंने कहा जो शाम का समय होता है, जिस समय सूर्य अस्त होने वाला होता है, उस समय को जो है क्या बताया है, उसे एक किसान के रूप में देखते हैं कवि। कवि यहाँ कहते हैं कि दूर से पहाड़ जो है एक किसान की तरह दिख रहा है और वो डूबता हुआ सूरज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो किसान जो है चिलम पी रहा हो। और आकाश जो है उस किसान के सिर पर जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो सफेद जो है साफा बांध कर बैठा हो। और इस पहाड़ के नीचे जो नदियां हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस किसान रूपी जो पहाड़ है उसने अपने घुटनों में चादर ओढ़ी हुई है। आगे सामने जो दूर प्लास के जो फूल हैं जो लाल रंग के हैं, मानो कि कोई अंगीठी दहक रही हो। और जब पूरब में अंधकार होता है तो वो अंधकार जब सिमट करके आता है तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे कोई भेड़ों का झुंड जो है वहां पर हो। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति का ये जो है बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन वो कहते हैं धीरे ऐसे करते ही धीरे धीरे जो है जब मोर की आवाज आती है तो वो मोर की आवाज उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो मोर कह रहा हो कि सुनते हो, अंधेरा हो गया है। और जब अंधेरा सूर्यास्त होता है धीरे से, तो उसके बाद जो है चारों तरफ अंधकार छा जाता है। और वो अंधकार भी कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ सर्दियों की रात की बात वो कर रहे हैं। तो अब वहां पर सर्दियों में क्या होता है, कोहरा छाया रहता है। और कोहरे को जो है जो कवि हैं वो कैसा देख रहे हैं, जैसे कि जो चिलम है वो चिलम उल्टी हो गई हो और उससे धुआं उठ गया हो। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ी सुंदरता से इस कविता में ये वर्णन किया था। हमने कल की क्लास में इसकी व्याख्या पढ़ी, एक बार इसको रिवाइज करेंगे और आज की क्लास में हम इसी कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कवि ने कहा आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों की गल्ले सा। तो यहाँ कवि कहते हैं कि ये जो पहाड़ रूपी जो किसान है, दूर से किसान कवि को ये जो पहाड़ यहाँ बना है, ये पहाड़ कैसे दिख रहा है, जैसे कि कोई किसान जो है दिन भर थक करके जो है काम से जो है थक थुक करके जब चिलम वो पीता है, ऐसे ही यहाँ कवि उसे देख रहे हैं। और इस किसान के ऊपर से आकाश में जो बादल होते हैं ना, इस तरह से दिखते हैं, ऐसे ही ये बादल आपको दिखते हैं। तो ये बादल जो है उन्हें कैसे, जैसे कि कोई सफेद साफा जो है इस किसान ने पहना हुआ है ना। तो बादल आप ऐसे ही तो बनाते हैं। तो ये जो बादल हैं, ये जो आसमान में जो ये बादल हैं, ये बादल मानो इस किसान के ऊपर, इसके सिर पर जैसे इसने कोई साफा बांधा हो। तो इसलिए क्या कहा, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। ये पहाड़ कैसे कि आकाश का इसने साफा बांधा है और सूरज की चिलम को ये खींच रहा है। चिलम जानते हैं आप, तो चिलम जो है जब उसे खींचा जाता है, उसको पिया जाता है, तो तब यहाँ इस प्रकार जैसे लाल लाल जो है सूरज दिख रहा है, ऐसी चिंगारियां भी उस चिलम के ऊपर से, उस कटोरी में जो है चिलम की जो चिंगारियां हैं वो उठती है। तो वो चिलम पीता हुआ जैसे कि वो अपनी थकान को जो है मिटा रहा है। ठीक है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और यहाँ पर देखो जो घुटने उसके इस पहाड़ के, मानो इसके घुटने पर क्या पड़ी है नदी चादर सी। जो ये नदी घुटनों पर इस पहाड़ के घुटनों से जा रही है, मानो ये चादर की तरह दिख रही है। पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी। और आगे देखिए सामने ये प्लास के फूल है, प्लास का पेड़ है, और उसमें जो लाल लाल हल्के हल्के लाल रंग के फूल, क्योंकि सूर्यास्त का समय है, सूर्य भी लाल दिख रहा है, और इसकी रोशनी से जो लाल लाल रोशनी है उसी के जो प्रभाव से जो है ये प्लास के फूल और भी जो है ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों की गल्ले सा। तो पूर्व में जो अंधेरा जो है धीरे धीरे जब सूर्यास्त होता है तो पूरब की तरफ सबसे पहले अंधेरा होता है,
वो अंधेरा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वहां क्या बैठा हो, भेड़ों का एक झुंड जो है वहां पर बैठा हो। लेकिन अचानक यहाँ पर अब आगे कवि ने क्या कहा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। अब अचानक शाम को जब जो है मोर ने आवाज दी, तो अब कवि को ये आवाज कैसी प्रतीत हो रही है कि जैसे मानो वो मोर कह रहा हो, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो जब सूर्यास्त हुआ, तो अब कवि को वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो क्या कह रहा हो कि सुनते हो, चिलम औंधी, यानी कि चिलम जो है उल्टा हो गया है। और जब चिलम उल्टा हुआ तो धुआं उठा, सूरज डूबा और सूर्य के डूबने से अंधेरा छा गया। ठीक है, और धुआं उठ रहा है क्योंकि सर्दियों की रात है, तो क्या हो रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो अब वो कोहरा जो है, उस कोहरे को कवि क्या किस कल्पना में सोच रहे हैं, कवि सोच रहे हैं कि ये जो है जैसे मानो इस किसान ने ये जो चिलम थी वो उल्टी कर दी हो, उल्टी हो गई हो और उससे धुआं उठने लग गया हो। ठीक है, और सूर्यास्त हो गया है। तो बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो कवि ने किसान के रूप में जाड़े की जो शाम है, उस शाम का यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी। प्लास के पेड़ों पर जो खिले लाल लाल फूल जो हैं जलती अंगीठी के समान, और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर जो है सुलगती आग की भांति जो है दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक जो है, अब ये दृश्य जो है शांत था, लेकिन अचानक क्या होता है, मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। और इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल गया। ये जो सुंदर सा शांत सा दृश्य था, अब ये घटना में बदल गया हो कि मानो वो चिलम जो है उलट जाती है। ठीक है, अचानक से क्या हो जाता है, वो चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, और जब आग बुझती है तो उसे धुआं भी आता है। सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो ये था। अब इसमें हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, पहला जो आपके पास काव्यांश है उसमें आकाश का साफा बांध कर सूरज की झिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी की चादर सी, पास ही दहक रही प्लास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो देखिए, जो ये गद्यांश है, पद्यांश है, ये पाठ के लेखक का आपका नाम बताना है। तो जैसे नागार्जुन, मीराबाई, यतीश अग्रवाल या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, तो इसके लेखक आप जानते हैं, इसके कवि जो हैं कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। चलिएगा, ये तो आपने इससे पहले भी पढ़ लिया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके कवि हैं, इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए, शाम के समय पहाड़ किसके समान दिखता है, बैठे हुए किसान की तरह, सोए हुए इंसान की तरह, आकाश की तरह, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो ये शाम के समय पहाड़ जो है बैठे हुए किसी किसान की तरह दिखता है, मानो कोई किसान दिन भर थक करके अब बैठ करके आराम से वो जो है बड़े शांत वातावरण में वो चिलम पी रहा हो और आराम कर रहा हो। तो ऐसा प्रतीत होता है शाम के समय। ठीक है, पहाड़ किसके समान दिखता है, बैठे हुए किसान की तरह। नेक्स्ट प्रश्न है, चिलम शब्द का सही अर्थ क्या है। हुक्के को बंद करने वाली वस्तु, हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु, या हुक्के को खोलने वाली वस्तु, या इनमें से कोई नहीं। तो चिलम क्या होता है, जो हुक्के के ऊपर से रखा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, चिलम कहते हैं। ठीक है, हुक्का होता है ना, उसके ऊपर से हम चिलम रखते हैं, और जब उसे खींचा जाता है नीचे से, तो अपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा पहले। ठीक है, तो वो उसमें से जो है लाल लाल चिंगारी सी उठती है। ठीक है, चलिए, हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु होती है चिलम। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, जंगल में खिले प्लास के फूल किसके समान दिखते हैं। जंगल में खिले प्लास के जो फूल हैं वो किसके समान दिखते हैं, उगते हुए सूर्य की किरण की तरह, सूर्य की लालिमा की तरह, जलती हुई अंगीठी की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो
जंगल में खिले जो पलाश के फूल हैं, तो आपकी कविता में बताया गया है कि मानो वो जलती हुई अंगीठी की तरह यहाँ पर प्रतीत होती हैं। चलिए, बहुत इजी इजी प्रश्न है। नदी किस प्रकार की लग रही है? नदी रेल सी लग रही है, बिजली सी, जंजीर सी, या फिर चादर सी? तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जो पहाड़ रूपी किसान है, उसके पैरों में, उसके घुटनों में ये नदी मानो चादर सी प्रतीत हो रही है। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा चादर सी। चलिए, लिखते रहिएगा, प्रश्न करिएगा, प्रश्न को लिखिएगा। ऑप्शन आप सारे ना लिखें, एक ही उत्तर लिखें। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, रिक्त स्थान को पूरा करो। घुटनों पर पड़ी है डैश डैश चादर सी। घुटनों पर पड़ी है डैश डैश चादर सी। तो क्या पड़ी थी घुटनों पर डैश डैश चादर? तो घुटनों पर पड़ी थी नदी। नदी को जो है चादर की तरह यहाँ पर कवि ने बताया है। तो घुटनों पर पड़ी थी क्या? जमीन, कवि, नदी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर नदी, नदी को ही जो है क्या कहा, ये चादर के समान प्रतीत हो रही है कि मानो घुटने पर जो है चादर सी ये पड़ी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, साफा शब्द का क्या अर्थ है? पगड़ी, चादर, सोफा, या सफाई? चलिए, साफा कहा यहाँ पर कवि ने कहा आकाश का साफा बांध कर। तो इसके सर पर जो है पगड़ी है, चादर था, सोफा था, या सफाई थी? तो चादर तो नहीं थी, सोफा भी नहीं था, सफाई भी नहीं थी। पगड़ी बांध कर, आकाश का साफा बांध कर, आकाश की पगड़ी बांध कर, है ना? तो ये कहा है किसे? पहाड़ रूपी किसान को यहाँ कवि ने। चलिए, प्रश्न नंबर 9 है, भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है? दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में? तो यहाँ कवि ने क्या कहा कि अचानक से जो है क्या होता है, पूर्व में जो है सिमटा जो अंधकार है वो भेड़ों के झुंड सा जो है वो बैठा है। तो वो कहाँ है? पूर्व में, पूरब में। क्योंकि दक्षिण की तरफ क्या होगा, दक्षिण की तरफ सूर्यास्त होगा, तो सबसे पहले आपका अंधकार पूरब से जो है छाएगा। तो ये पूरब में। पलाश के फूल कैसे लग रहे, कैसे लग रहा है या कैसे लग रहे हैं? इसको ठीक कर ले, इस वाक्य को। पलाश के फूल कैसे लग रहे हैं? सुलगती अंगीठी की तरह, जलती बल्ब की तरह, चांद की तरह? तो ये लग रहे हैं सुलगती अंगीठी की तरह। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज के डूबते ही क्या हुआ? चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा, चारों तरफ चहल पहल होने लगी, या इनमें से कोई? तो अंधेरा छा जाता है, तो कॉमन सा प्रश्न है। ठीक है। मानो किसी ने आवाज लगाई, क्या लगाई? ओ भैया, बोलते हो, सुनते हो, या उपयुक्त में से सभी? तो मानो किसी ने आवाज, जब मोर बोला तो कवि को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? सुनते हो, अभी अभी हमने कविता में पढ़ा है। तो क्या? सुनते हो। शाम का ढलना कैसा, कैसा लग रहा है? कैसा, ऐसा नहीं, इसको काट दें। शाम का ढलना कैसा लग रहा था? जैसे आकाश उल्टी हो गई हो, जैसे चिलम उल्टी हो गई हो, जैसे समय घूम गई हो। ठीक है। तो शाम का ढलना ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि, या इनमें से कोई नहीं, मानो जो है चिलम उल्टी हो गई हो, क्योंकि शाम होते ही अंधेरा छा गया था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। और वो कोहरा कवि कैसा दिख रहा था? जैसे मानो वहां धुआं उठा हो। तो वो धुआं कैसे उठा? चिलम उल्टी हो गई, चिलम बुझ गई, और वहां अंधेरा और जो धुआं है वो छा गया। ठीक है। दूर पूर्व में पसरा हुआ अंधेरा कैसा महसूस होता है? जैसे भेड़ों का समूह दुबक के बैठा हो, जैसे भैंसों का समूह, भैंसों की बात नहीं हुई यहाँ, पक्षियों की भी बात नहीं हुई, जानवरों की भी नहीं, तो यहाँ भेड़ों की बात हुई थी। तो जैसे प्रतीत हुआ जैसे कि भेड़ों का समूह दुबक के बैठा हो। चलिए, बहुत इजी प्रश्न है, घुटनों तक किसी चादर को कौन ओढ़ा हुआ है? तो पलाश के पेड़, नदी ने, आकाश, या पहाड़? तो पहाड़ जो है घुटनों पर किसी चादर को ओढ़ा हुआ है। तो ये पहाड़ रूपी जो किसान है
उसके नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस किसान ने अपने घुटनों में चादर ओढ़ करके वो बैठा है बड़े आराम से, सिमटा बैठा डैश डैश गल्ले सा रिक्त स्थान की वो आपको पूरा करना है। कौन बैठा है सिमटा? इनमें से कोई नहीं, भेड़ों का के गल्ले सा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आते हैं कविता से। और साथ में यहाँ एक प्रश्न है, कविता में किस वस्तु को औंधी हुई दिखाया गया है? रेल, चिलम, टोकरी या फिर सूरज? सूरज नहीं, सूरज। ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन ही सही नहीं है। तो चिलम को जो है क्या कहा है? औंधी की चीज, जैसे वो चिलम उल्टी हो गई हो। तो ये थे आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ आपके कुछ कविता से प्रश्न हैं। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। ठीक है, तो इस यहाँ पर उस पहाड़ को किसान का रूप दिया गया है। ठीक है, इसे बनाने के लिए 5 एक रूपकताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता क्या है? नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोज करके लिखा, यहाँ पर आपको लिखना है। तो जिस प्रकार पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाई गई है, वैसे ही दूसरी एक रूपता चिलम सूरज सी में, तीसरी एक रूपता नदी और चादर में, चौथी एक रूपता पलास के जंगल की अंगीठी में और पांचवी एक रूपता अंधकार भेड़ों के गल्ले सा में। यहाँ पर जो पहली एक रूपता है आकाश और साफे में दिखाया गया है। ठीक है, दूसरी एक रूपता है चिलम सूरज सी में, तीसरी में नदी और चादर, लाश के जंगल की अंगीठी में और अंधकार भेड़ों के गल्ले सा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तो ये प्रश्न आप स्वयं कीजिए। आप अपने घर का दृश्य अपने घर के छत या खिड़की से जो देखकर बताना है आपको कि शाम जो है आपके घर में कहाँ से कब से शुरू हुई है, तब से लेकर यानी कि जब से शाम हुई तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, यानी कि शाम का जो समय है वो कितनी देर रहता है, ये आपको बताना है। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए और आप ऑब्जर्व कीजिए, उसको जो है देखिए कि इस बीच यानी कि शाम से लेकर के और रात के बीच में पहले तो कितना समय लगा। ठीक है, कब से शाम शुरू हुई ये आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। शाम के समय में आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सूरज के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के साथ ही शाम की शुरुआत हो जाती है। लगभग 5 बजे हमें शाम महसूस होने लग जाता है। फिर उसके बाद सूरज को पूरी तरह डूबने में लगभग कितना समय लगता है? 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ जाने लगा, आसमान के रंग में बदलाव देखने को मिला। और ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको देखना है और देखने के बाद फिर लिखना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप प्रकार से लिख सकते हैं, पहले वो नीले रंग से हल्का पीला हुआ। तो क्योंकि पूरे दिन में जो है आपका आसमान जब साफ रहता है आपको नीला दिखता है, फिर वो हल्का सा पीला हुआ और फिर चारों तरफ लालिमा छा गई, फिर धीरे धीरे हर ओर अंधेरा छा गया। तो ऐसा ही होता है किसमें? शाम के समय में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करके लिखने हैं। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो कबूतर क्या कहता है? किसी का खत आया है। जब कबूतर आता है तो क्या ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी का खत आया है।
कौवा आज घर पर कोई मेहमान आने वाला है। ऐसा बोलते हैं ना, सुबह सुबह जब कौवा आपके घर में काऊ काऊ करता है तो ऐसी कहावत है कि आज घर में आपके कोई मेहमान आने वाला है। ठीक है। कबूतर पहले खत लाते थे, गाना भी इस पर जो है लिखा गया है। ठीक है। तो कबूतर के आने से किसी का खत आया है। कौवा जब काऊ काऊ करता है आपके घर में तो ऐसा माना जाता है कि आज आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। मैना, तुम्हारी आवाज मन को मोह दे लेने वाली है। तो मैना की आवाज सुन करके सभी प्रसन्नचित हो जाते हैं, वहां का माहौल अच्छा हो जाता है। तो तोता, फल बहुत ही स्वादिष्ट है। तो जब तोता आता है तो जिस घर में फल होंगी वहां पर तोता आपको जरूर दिखेगा। वो जो है उन स्वादिष्ट फलों को चखने जरूर आपके घरों में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है वो एक प्रकार से संदेश आपको पता चलता है। चील, रुको मत और मेरी तरह ऊंचाइयों को प्राप्त करो। अब चील क्या करता है, निरंतर जो है ऊंचाइयों को वो छूता रहता है। तो उसे देख करके ऐसा लगता है, मतलब कि चील को देख करके आपके मन में क्या एहसास होता है कि रुको मत और मेरी तरह निरंतर आप जो है ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहो। ठीक है। हंस, अपने मन को हमेशा शांत रखो। तो हंस को देख करके आपको क्या प्रतीत होता है, हंस कहता है हमेशा अपने मन को आपको शांत रखना है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। तो उन्हें देखकर आप एक या दो शब्दों में से बांधिए कि ये जो पक्षियां हैं इनको देख करके आपको क्या महसूस होता है। तो कबूतर के आने से आपको क्या लगता है, मानो कबूतर ये कह रहा हो कि मानो कोई चिट्ठी आपकी, कोई खत आ रहा हो। कौवा जब आता है, काव काव करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। मैना बहुत सुंदर बोलती है। तोता, जहाँ मीठे मीठे फल होते हैं वहां तोता आपको दिखेगा। चील जो है बहुत ऊंचाई तक वो जो है उड़ता है। तो वो आपको संदेश भी दे रहा है कि तुम निरंतर जो है रुको मत, निरंतर ऊंचाइयों को छूते रहो। साथ में हंस जो है आपको हमेशा अपने मन को जो है स्वच्छ रखने के लिए वो कहता है अपने मन को आप हमेशा शांत रखिए। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न आपके कुछ आ जाते हैं अनुमान और कल्पना से। ठीक है। अब बच्चों ये अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि ये प्रश्न आप अनुमान लगाएंगे और कल्पना करेंगे। इससे आपके अनुमान लगाने की और की आपकी जो कल्पना शक्ति है वो भी आपकी बढ़ेगी और आपको इस प्रकार के प्रश्न स्वयं घर में सॉल्व करने चाहिए। काम के बदले, यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर अपनी कल्पना को आप व्यक्त करेंगे। हो सकता है आप बच्चों में से ही कोई कवि बन जाए। तो कल्पना जो है किसी भी बच्चे की बहुत अच्छी हो सकती है, आप में से कोई कवि हो सकता है। तो आप इन कल्पना से, अब यहाँ पर क्या आपके लिए टास्क दिया गया है कि आपको शाम के बदले, यदि आपको एक कविता सुबह के लिए लिखनी हो तो आप क्या लिख सकते हैं। इस कविता को आप लिखेंगे, पहले आप महसूस कीजिए, सुबह उठिए और उस प्रकृति के नज़ारे को आप महसूस करेंगे, उसमें खो जाइए और फिर आप यहाँ पर एक कविता लिखिए। ठीक है। हर बच्चे की अपनी कविता हो सकती है, क्योंकि हर बच्चा अलग चीज महसूस कर सकता है, अलग चीज की वो कल्पना करेगा, अनुमान लगाएगा। ठीक है ना। तो आप किन किन चीजों की आप मदद ले सकते हैं सुबह के लिए, है ना। नीचे दी गई अ, कविता की पंक्तियों के आधार पर आपको सोचना है। तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी कविता आपको दी गई है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। तो ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। आप कल्पना और अनुमान के आधार पर, कुछ अन्य चीजों के आधार पर एक और कविता को आप लिख सकते हैं। सवेरा होने लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई है, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो, बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। ठीक है। भाषा की बात, तो कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर भाषा से हैं। नीचे लिखी पंक्तियों में जो रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा हुआ बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आस पास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर खुद
कवि नन्ही सी चिड़िया, फुदकती होगा ये, फुदकती नन्ही सी चिड़िया, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों में के साथ हो रहा है। तो आप देखिए इन जो काले अक्षरों में लिखा गया है, डार्क में पेन से जो लिखा गया है, सब में क्या लिखा है, चादर सा, गल्ले सा, पर्दा सा, मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सी। तो इसमें सा या सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। इन पंक्तियों में सा या सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, पर्दा, छोटा, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण शब्द हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। निम्न लिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द में दो दो वाक्य आपको बनाना है, जैसे औंधी, दहक और सिमटा। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। साथ में मैं आपको यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न, अन्य प्रश्न है यहाँ पर। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी कैसी लग रही थी, प्रश्न नंबर 1। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। मोर की आवाज को सुनकर कैसा लगा, तो सारे कविता से ही आपके कुछ छोटे प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसे ही इनके मार्क्स भी आपको ऐसे ही। पूर्व दिशा में पसरा हुआ अंधेरा कैसा महसूस हो रहा था, तो इसको भी आपने पढ़ लिया है। फिर आपका है मोर की आवाज को सुनकर कैसा लगा, ये सारा कविता से ही आपके प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 4, शाम का ढलना कैसा लग रहा था, तो ये भी आपका कविता से ही है। किसे अंगीठी बताया गया है और क्यों बताया गया है, तो यहाँ पर कवि ने किसे अंगीठी बताया है और क्यों इसे अंगीठी कहा गया है। ठीक है ना, तो ये सभी प्रश्न आपके कविता से ही हैं। ठीक है, ओके। चलिए, शाम के समय कौन किसकी तरह लग रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6, साथ में आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, उपरोक्त पंक्तियों को का जो अर्थ है उसका लिखना। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और ये प्रश्न का आपको यहाँ पैटर्न देखना है। बाकी आप कविता बहुत छोटी थी, इस कविता को, इस सारांश को, उसके अर्थ को, साथ में इसके जो प्रश्न हैं वो सभी हमने कर लिए हैं। और इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको एक दो लाइनें दी जाएंगी इस प्रकार से, 4 लाइनें, और बताना पड़ेगा इसका अर्थ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, शाम एक किसान, इस चैप्टर को, इस कविता को हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ जो प्रश्न आपने, जैसे आपने सुबह पर एक कविता लिखनी है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।